हेलो एवरीवन, आज दिन रविवार दिनांक 2 अगस्त 2020 एंड यू आर वाचिंग द न्यूज़ नैरेटिव। लेट्स बिगिन। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने 101 ईसा पूर्व उजड़ चुकी रामकालीन अयोध्या को फिर से बसाया था। तब की अयोध्या 5 कोस में फैली थी। अब 21वीं सदी में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से रामनगरी का कायाकल्प करने जा रहे हैं। नव्य अयोध्या के नाम से मॉडर्न सिटी की परिकल्पना योगी आदित्यनाथ ने की है। यह विक्रमादित्य की अयोध्या से कम 17 गुना बड़ी होगी। इसका क्षेत्रफल 84 कोस में होगा। नव्य अयोध्या में वह सब कुछ होगा जैसा रामायण काल में वर्णित है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को नव्य अयोध्या की सौगात दे सकते हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी व गुजरात के व्यवसायी गौतम अडानी भी इस मौके पर अयोध्या के विकास की घोषणा कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की सीएम योगी से भी बातचीत हो चुकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावी बनेगी पुलिसिंग, युवा नए प्रयोग करें, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन किया। इस बार हैकाथॉन कोरोना के बाद की दुनिया और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। हैकाथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मदद कर सकता है। यदि हम इस दिशा में कुछ कर लें तो प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। यह पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों को देखते हुए बनाई गई है। पीएम मोदी ने कहा कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर्स दिए। सेना पर फिल्म बनाने से पहले लेनी होगी रक्षा मंत्रालय से अनुमति। भारतीय सेना पर कई बॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल्स और शॉर्ट फिल्में बन चुकी हैं। इनमें से कुछ देशभक्ति की सच्ची कहानियों को दिखाती हैं तो कुछ सेनाओं का अपमान करती हैं। हाल ही में एकता कपूर की वेब सीरीज XXX2 में भारतीय सेना को लेकर अपमानजनक सीन दिखाए जाने पर खूब बवाल हुआ था। इसके बाद इस वेब सीरीज को बैन करने और सख्त नियम बनाने की मांग तेज हो गई थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया था। इसके चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सेना पर मूवीज, वेब सीरीज, सीरियल्स और शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले मेकर्स को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दरअसल लंबे समय से रक्षा मंत्रालय को शिकायत मिल रही थी कि वेब सीरीज या फिल्मों में सैनिकों की वर्दी का अपमानजनक सीन के साथ जोड़ा जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए गठित टास्क फोर्स क्वारंटीन, आधे सदस्य संक्रमण की चपेट। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के आधे सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए। नतीजतन पूरी टास्क फोर्स ही क्वारंटीन हो गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस टास्क फोर्स के 11 सदस्यों के जिलों में 60% कोरोना संक्रमित है। यानी लोगों को बचाने के लिए बनी टास्क फोर्स अपना ही घर नहीं बचा पाएगी। टास्क फोर्स के संयोजक वीडी शर्मा भी अस्पताल में भर्ती हैं। 13 अप्रैल को भाजपा ने विशेष कार्यदल का गठन किया था। इसका मकसद कोरोना महामारी के कारण बनी स्थिति को देखते हुए समय समय पर इसकी समीक्षा और सरकार के साथ समन्वय करना था। इसके गठन के समय मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान अकेले सरकार चला रहे थे। ऐसे में इस टास्क फोर्स की बैठकें हुई और कोरोना से निपटने के उपाय तलाशे गए। इसके बाद जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा और शिवराज की टीम बनी, वैसे ही टास्क फोर्स की बैठकें सिमट गई। कांग्रेस ने अब इसके औचित्य पर सवाल उठाए। कमलनाथ जी, आपने आरक्षण के मामले में कोई प्रयास नहीं किए। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण व मामले में पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम के बीच अब चिट्ठी के जरिए जंग छिड़ गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ के पत्र पर उन्हें पत्र के जरिए ही आईना दिखाया। कमलनाथ ने 18 जुलाई को सीएम को पत्र लिखा था। जवाब में सीएम ने भी कमलनाथ को पत्र लिखकर जवाब भेजा है। सीएम ने लिखा, पिछड़ा वर्ग को 14 से 27% आरक्षण दिए जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन आपकी सरकार ने
4 मार्च से 19 मार्च 2019 तक याचिका में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि 19 मार्च 2019 को आरक्षण बढ़ाए जाने के आपके निर्णय को कोर्ट ने स्थगित कर दिया। शिवराज ने पत्र में कमलनाथ से पूछा है कि आप सहमत होंगे कि आपके नेतृत्व की सरकार ने इस याचिका में वह गंभीरता नहीं दिखाई जो आवश्यक थी। जहां तक मेरी सरकार का प्रश्न है तो इस याचिका में प्रभावी रूप से पक्ष रखा जाएगा। राजधानी में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 2177 हो गई। इस मामले में भोपाल ने इंदौर, जहां 2060 एक्टिव केस हैं, को पीछे छोड़ दिया है। कुल मरीजों की संख्या में दोनों शहरों में अंतर घटकर 1000 के आसपास है। भोपाल में शनिवार को फिर 168 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें 16 दिन के जुड़वा बच्चों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमीदिया अस्पताल के सहायक अधीक्षक व स्टोर इंचार्ज की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एम्स जेपी हॉस्पिटल में एक मरीज पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही सुभाष नगर स्थित ओम अस्पताल के संचालक भी कोरोना की चपेट में आ गए। इधर प्रदेश में शनिवार को 808 नए मरीज मिले। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 32,000 के पार हो गया है। वहीं 9 मौतों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर 876 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। चार घंटे तक एम्स के गेट पर पड़ा रहा कोरोना संदिग्ध मरीज, नहीं मिला इलाज, हो गई मौत। शहर में कोरोना के मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को एम्स में देखने को मिला। एक निजी अस्पताल में रेफर होकर आया कोरोना का संदिग्ध मरीज 4 घंटे तक धूप में एम्स के गेट पर पड़ा रहा। अंततः समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। नेहरू नगर डी सेक्टर में रहने वाले वृद्ध सूरज प्रकाश अरोड़ा काफी समय से बीमार थे। शनिवार सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो पड़ोसी के साथ हजेला अस्पताल गए। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कोरोना के लक्षण और सीवियर निमोनिया बताकर एम्स जाने की सलाह दी। सूरज प्रकाश के पड़ोसी आशीष पोद्दार उन्हें हजेला अस्पताल की एम्बुलेंस से दोपहर एम्स लेकर पहुंचे। पोद्दार ने बताया कि उनकी एम्बुलेंस को गेट पर ही रोक लिया गया। जब बार बार मिन्नतें की गई तो गार्ड ने कहा कि वे डॉक्टर को बुलाकर लाते। पोद्दार के मुताबिक 3:30 बजे तक डॉक्टर नहीं आए। इस दौरान वे बार बार गार्ड से मिन्नतें करते रहे कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें अंदर ले जाएं। गार्ड ने उनकी एक नहीं सुनी। हजेला अस्पताल की एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था न होने के कारण मरीज की तबीयत शाम 4 बजे तक काफी बिगड़ गई। पोद्दार खुद अस्पताल गए और डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने मरीज की जांच की तो उन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, आईसीयू में ले जाने के लिए एम्स में कोई वार्ड बॉय नहीं मिला। ऐसे में डॉक्टर ने खुद मरीज को स्ट्रेचर पर रखा, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई। फाइनल ईयर की परीक्षा ही नहीं हुई तो पीजी में एडमिशन कैसे मिलेगा? उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-2021 में एडमिशन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। यूजी के साथ ही पीजी में भी सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन यूजी की आखिरी साल की परीक्षाएं अब तक नहीं हुई हैं। ऐसे में किस आधार पर पीजी के लिए एडमिशन होंगे, यह विषय उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट नहीं किया है। यूजीसी ने सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन पीजी के लिए एडमिशन शुरू कर दिया है। हालांकि परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प हैं। दरअसल शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रवेश के लिए आवेदन किए जाएंगे। पहले आवेदन के बाद 2 चरणों में कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। सीएलसी भी ऑनलाइन कराई जाएगी। यूजी की 26 और पीजी की 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। विधायकों को फ्लैट का इंतजार। 2013 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट, अब भी 20% काम बाकी। मध्य प्रदेश शासन के मौजूदा और पूर्व जनप्रतिनिधियों के लिए 160 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रचना टावर के लग्जरी फ्लैट्स का माननीयों को इंतजार है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश आवास संघ ने एक बार फिर काम में तेजी लाई है। आवास संघ का तर्क है कि लॉकडाउन में श्रमिकों की कमी हो रही है, जो कि फिनिशिंग का वर्क काम पूरा करते हैं।
प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने की एक वजह फंडिंग भी है। मौजूदा और पूर्व जनप्रतिनिधियों के लिए आवास संघ का यह प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च किया गया था। पूर्व सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के दखल के बाद 2016 में प्रोजेक्ट के काम में तेजी आई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद काम धीमा पड़ गया और 4 माह तक लॉकडाउन से कंस्ट्रक्शन ठप हो गया। आवास संघ फ्लैट बुक कराने वालों को किस्तें अदा करने का रिमाइंडर भेज रहा है। परमाणु जखीरा बढ़ा रहे देशों ने 75 वर्ष बाद भी हिरोशिमा नागासाकी से सबक नहीं लिया। दुनिया के पहले आणविक हमले को 75 वर्ष हो गए हैं। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन बम कहर बनकर गिरे थे। दोनों शहरों की आधी आबादी इस विध्वंस की भेंट चढ़ गई थी। विश्व युद्ध तो थम गया, लेकिन इससे दुनिया को तबाही का नया अस्त्र थमाकर मानव सभ्यता को खतरे में डाल दिया। इसके बाद परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर 187 देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन 50 वर्ष बाद भी इसका गंभीरता से पालन नहीं हुआ। कई देश परमाणु ऊर्जा की आड़ में जखीरे को बढ़ाते रहे। फ्रेंडशिप डे आज पढ़ाई, जॉब और बिजनेस की व्यस्तता के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सिमट कर रह गए हैं रिश्ते। फिजिकल डिस्टेंसिंग भले ही बढ़ गई हो, लेकिन दोस्ती का रिश्ता और हुआ मजबूत। कोरोना वायरस के चलते बचाव के लिए भले ही सभी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हों, लेकिन लॉकडाउन ने दोस्ती के रिश्ते और मजबूत कर दिए। पहले पढ़ाई, जॉब या बिजनेस के चलते सभी अपनी व्यस्तताओं में उलझे रहते थे। खुद को किसी त्योहार या खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई संदेश देने तक ही सीमित कर लिया था। लॉकडाउन में सभी को समय मिला तो लोगों ने उस मौके का फायदा उठाते हुए दोस्तों से फोन पर खूब बातें की और दोस्ती के किस्सों को, यादगार पुरानी यादों को ताजा कर लिया। ट्री वुमन ने लिया 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प। हरे भरे राजस्थान का संकल्प लेने के बाद अब पेड़ ही इनके सबसे अच्छे दोस्त। पिछले 12 सालों में 15,000 से भी ज्यादा पेड़ लगा चुकी जयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका अनुपमा तिवारी राजस्थान की ट्री वुमन के नाम से चर्चित है। अनुपमा का कहना है कि जब उन्होंने पेड़ लगाने का संकल्प लिया तो उसके बाद उन्हें इन पेड़ों के पास जाकर वैसा ही सुकून मिलता है जैसा एक दोस्त से बात करने पर मिलता है। इन्होंने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और इस साल वे अब तक 6,000 पेड़ लगा चुकी है। इनका कहना है कि वे अगले 6 सालों में ही अपना संकल्प पूरा करने के लिए हर साल करीब 13,000 से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। विश्वास प्रस्ताव से पहले सदस्यता बचाए रखने की रणनीति। सरकार के पक्ष में वोटिंग से भी नहीं हिचकिचाएंगे पायलट कैंप के विधायक। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके कैंप के विधायकों का वोट सदन में अब भी गहलोत सरकार के बिल के पक्ष में पड़ सकता है। ये सरकार के खिलाफ अपना वोट तभी देंगे जब उससे सरकार गिरने की नौबत आती। अन्यथा बगावत का झंडा बुलंद कर रहे विधायक पार्टी के विप का पालन करेंगे और अपनी सदस्यता फिलहाल नहीं गवाएंगे। यह हो सकती है रणनीति। पायलट कैंप का मानना है कि विश्वास मत के आने तक सभी सदस्यों को अपनी सदस्यता बचाए रखनी है और सदस्यता विश्वास मत में सरकार को परास्त करके ही गंवानी है। 14 अगस्त से राज्य में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 15 और 16 अगस्त को छुट्टी होगी। माना जा रहा है कि 17 अगस्त को गहलोत सरकार ऐसा कोई बिल ला सकती है जिसमें पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया जाए। पायलट सहित बागी खेमे में कांग्रेस के 19 विधायक। बॉथम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान इयान बॉथम का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में शामिल होने वाला है। ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें लाइफ पीरियड अवार्ड देने की घोषणा की है। बॉथम का नाम उन 36 लोगों में शामिल है जिन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। पाक की गोलीबारी में भारतीय जवान शहीद। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के कस्बा, करनी सेक्टर और बालाकोट सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बालाकोट में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। शहीद हुए जवान पंजाब रेजिमेंट के सिपाही रोहिन कुमार थे। रोहिन हिमाचल के रहने वाले थे। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 20 राज्यों में लागू। तमिलनाडु में अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद। महामारी में कोई भी प्रवासी नहीं सोएगा भूखा।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश में रोजी के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वे पैतृक गांव शहर छोड़ जहां भी रोजगार के लिए जाएंगे, इस योजना के तहत वहीं से उन्हें मासिक राशन उपलब्ध हो जाएगा। इससे अब देश के किसी भी प्रवासी श्रमिक को नौकरी छूटने या कोरोना जैसी महामारी में भूख से दो चार नहीं करना पड़ेगा। देश भर में प्रति माह करीब 2.5 करोड़ प्रवासी श्रमिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना को अगले साल मार्च तक पूरे देश में लागू करने की योजना है। तमिलनाडु में अक्टूबर में लागू किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में 34,773 उचित मूल्य की दुकानें हैं व 2 करोड़ 85 लाख राशन कार्ड हैं। इसमें 6 करोड़ 74 लाख लाभार्थी हैं। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जा रहा है। That's it for today, guys. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Thank you.